प्रेफरेंस शेयर्स अमूमन इरेडीमेबल होते हैं, लेकिन रिडीमेबल भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। जो डिविडेंड है, मैंने जिस तरह ऊपर जिक्र किया कि जब लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा। कॉमन स्टॉक की बारी तो आपको डिविडेंड नहीं दिया तो नहीं दिया, कंपनी का जिम्मा खत्म। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड। अगर आप इस साल डिविडेंड नहीं देंगे, उसकी जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है, क्योंकि फिक्स्ड होता है डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक का। अगर आप इस साल नहीं दे रहे तो आपको अगले साल का भी देना पड़ेगा और इस साल का भी, पिछले का भी देना पड़ेगा। जब तक आप डिविडेंड नहीं देंगे ये क्यूमुलेट होता रहेगा। By default, preference shares are cumulative, but they can also be non-cumulative. ये डिपेंड करता है आपकी पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अच्छा, फिर पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी, नाम से आइडिया हो रहा है। पार्टिसिपेटरी वो शेयर्स होते हैं जो आपको वोटिंग राइट्स देते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट देते हैं, वोटिंग राइट देते हैं। नॉन पार्टिसिपेटरी जिनके साथ वोटिंग राइट्स नहीं होते। बाय डिफॉल्ट प्रेफर्ड स्टॉक इज नॉन पार्टिसिपेटरी, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, लेकिन मिल सकते। अच्छा, ये तो थे प्रेफरेंस शेयर्स। फिर है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जहां पे भी आ जाए, इसका मतलब है डेट इंस्ट्रूमेंट है। और डेट इंस्ट्रूमेंट कौन से वाला? जो पब्लिक को दिया जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड हर वो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो पब्लिक को दिया जाता है। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जब इशू होते हैं तो ये एक आम बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक डिबेंचर होंगे, एक बॉन्ड होंगे, यानी ये एक लोन की सूरत है जिसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है और इसके साथ कोई वोटिंग राइट्स नहीं है एटसेट्रा, जो एक टिपिकल लोन के फीचर्स होते हैं। लेकिन इनके साथ एक ऑप्शन अटैच होता है, और वो ऑप्शन क्या है कि आफ्टर दिस these many years या at that particular moment of time, जब वापसी होगी, मेच्योरिटी होगी, इनकी रिडम्पशन का टाइम आएगा, तो बॉन्ड होल्डर यानी वो बंदा जिसने बॉन्ड खरीदा है, पैसे उधार दिए कंपनी को, उसके पास ऑप्शन होगी कि या तो वो इस बॉन्ड को रिडीम करवा ले, मतलब पैसे अपने वापस ले ले, घर चला जाए, या इस बॉन्ड को उस टाइम के मुताबिक जो शेयर्स की वैल्यू बनती है उतने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर ले। मिसाल के तौर पे अगर आपका बॉन्ड 100 रुपए का है और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो 100 रुपया कैश की फॉर्म में ले लें, या तो 100 रुपए के एवज 2 शेयर बनते हैं, 50-50 के 2 शेयर बनते हैं, वो 2 शेयर्स ले लें। यानी यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू इक्विटी शेयर्स, यू कैन कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है इन्वेस्टर की। अब इन्वेस्टर को क्या फायदा नुकसान है? इन्वेस्टर को फायदा ये है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मतलब और उसने क्या करना था, 100 रुपया लेके खा ही लेना था, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोलॉन्ग होगी। कंपनी को क्या फायदा है कि उसको पैसे नहीं देने पड़े, उसको लिक्विडिटी बरकरार अपनी रखने का मौका मिल गया, कैश नहीं देना पड़ा। तो ये अगेन जहाँ पे दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करेंगी वहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड्स, और ये नहीं कि किसी भी बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये एट द टाइम ऑफ इशुएंस ही कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। याद रखिएगा, जब आप इशू करते हैं तभी ये फीचर इनके साथ अटैच होता है कन्वर्जन का। तो लेकिन ये एक्सरसाइज कब होता है? जब मेच्योरिटी का टाइम आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड में कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बेटा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन रखी है अनम्यूट की। नो क्वेश्चंस, इज इट क्लियर? यस सर। चलें जी, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। ये तो था हमारा एक चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े थे, और ये बड़ा एक्सटेंसिव और बड़ा इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। ये चीजें ये प्रैक्टिकली आपको बार बार सुनने को देखने को मिलेंगी, और आपका मेन डिसीजन ही इन द कंपनी बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर होता है सोर्सिंग ऑफ फाइनेंस। हाउ डू यू सोर्स फाइनेंस फॉर द कंपनी? हर एक के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि इक्विटी से हम शुरू हुए, बैंक लोन, 5 C's ऑफ क्रेडिट तक हमने पढ़ा, ओवरड्राफ्ट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की इतनी ज्यादा टाइप्स पढ़ी,
शेयर कैपिटल की टाइप्स पढ़ी, शेयर्स जो ट्रेड हुए उनकी टाइप्स पढ़ी, और इसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल्स की भी टाइप्स पढ़ी हमने। तो फिर आए हाइब्रिड सिक्योरिटी, डेट इक्विटी एंड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर भी हमने दो टाइप्स ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज पढ़ी, उनके भी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और टाइप्स और फीचर्स हमने पढ़ लिए। द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात की जाए ना कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के कौन से वो कहेंगे कि क्लासिक चैप्टर्स हैं, तो उनमें एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होता है डिविडेंड पॉलिसी। वो क्लासिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड देती कॉर्पोरेशन है, कंपनीज है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी एक बड़ा क्लासिक किस्म का कॉर्पोरेट फाइनेंस का टॉपिक है। तो बाकी तो सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, ये तो जनरलाइज्ड है ना, ये तो कॉर्पोरेशन हो या ना हो ये चीजें तो अप्लाई होती हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बड़ा ही क्लासिक किस्म का कॉर्पोरेट फाइनेंस का चैप्टर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए लाजमी। तो आज हम इतना पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ठीक है, इसका एक आधा क्वेश्चन भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, एग्जाम में भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन आएगा इसका। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल जो आप रेज कर रहे हैं, जो हमने पिछला पूरा चैप्टर सोर्सेज ऑफ कैपिटल के ऊपर ही पढ़ा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर ही पढ़ा। जो आप कैपिटल रेज कर रहे हैं बेटा, वो मुफ्त में नहीं आपको कोई देगा। यानी आपको अगर कोई पैसे दे रहा है, ख्वाह वो शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, आपका अपना ओनर ही क्यों ना हो, तो वो आपको मुफ्त में पैसे नहीं दे रहा। इसी तरह डेट वाला, वो भी आपको मुफ्त में पैसे नहीं दे रहा। तो आपको कोई अगर पैसे दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो बदले में एक रिटर्न चाहता है, बदले में एक उसको रिटर्न चाहिए। और वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, दैट कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर द केस ऑफ डेट, and it can also be in the form of dividend in the case of equity, and also in the form of preferred dividend in the case of preferred stock. तो किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न चाहिए। तो अगर मुझे पैसे चाहिए किसी से, तो मुझे उसको बदले में रिटर्न देना पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न है, ये मेरे लिए कॉस्ट है, ये मेरे लिए एक कॉस्ट है which I have to bear. Why? Because of the capital I am raising. So this return given on the capital to the capital holders is known as cost of capital. यहां तक बात क्लियर है? तो क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो रिटर्न आपको देना होता है कैपिटल प्रोवाइडर्स को, कैपिटल होल्डर्स को, दैट कैन बी आइदर डेट होल्डर और इक्विटी होल्डर यानी शेयर होल्डर, तो उनको आपको जो रिटर्न देना है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कहाँ होता है, आपको कहाँ वर्किंग में कहाँ चाहिए, या क्यों हम पढ़ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ना? तो नंबर वन चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली यूज एज एन अप्रेजल टेक्निक। भाई देखो, आपको ये कैपिटल क्यों चाहिए? आपको ये कैपिटल चाहिए टू इन्वेस्ट फर्दर। आपकी कंपनी को ये कैपिटल चाहिए टू इन्वेस्ट फर्दर। नाउ आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको भी तो वहां से रिटर्न आएगा। ऑब्वियसली आप भी किसी को पैसे अगर दे रहे हैं तो रिटर्न के लिए दे रहे हैं। अब आप जो कंपनी है, कंपनी का खुद तो कुछ नहीं होता, या तो वो शेयर होल्डर से लेगी, या तो वो डेट वालों से डेट लेगी। अब कंपनी शेयर होल्डर से लेके, डेट वालों से लेके पैसा इकट्ठा करके आगे इन्वेस्ट कर रही है। तो कंपनी को अब ये डिसाइड करना है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे इजी वे ऑफ लुकिंग अपॉन दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको ये पैसा जो आपने इकट्ठा करके कंपनी में इन्वेस्ट किया, इस पे रिटर्न देना पड़ा, फॉर एग्जांपल 10%, 10% रिटर्न दिया। जब आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया, वो था 11%। तो भाई आपको और बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ना एनपीवी निकालने की जरूरत है, ना आपको आईआरआर, एआरआर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। कि सिंपली आपको पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बता देगा कि आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म का इतना है, तो इतने में तो हमें पड़ेगा। अगर कोई 11 से ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमें फिर इन्वेस्ट करना है। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टाइम काम आता है। क्लियर ये बात? अच्छा बेटा सवाल हो तो साथ साथ पूछना है, क्योंकि मैं अब ये रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है आज, तो ये रिपीट नहीं होगा। अगर कोई सवाल होगा आपने साथ साथ मेरे से पूछना है। अच्छा दूसरा, ये आपको वैसे ही अपने कैपिटल को कंट्रोल करने में मदद देता है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल की जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं कर रहे, तो यू हैव टू लुक अपॉन दिस। हर कंपनी ने अपना एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जस्ट लाइक अपना डेट इक्विटी मिक्सचर जिसको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ऑप्टिमल रखा होता है कि इससे ज्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वो ज्यादा हो जाए तो आप फौरन अपने कैपिटल को रिविजिट करें, डेट इक्विटी का मिक्सचर चेंज करें अपना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपनी एक्सेप्टेबल फॉर्म में लेके आए। तो ये एक चेक होता है ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल। एक आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेक करने में भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। अच्छा बेसिक इसका यूज मैंने जो बता दिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। आपको पता चल जाता है कि आपको जो पैसा इतने का पड़ रहा है वो आगे से रिटर्न कितना दे रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सवाल पैदा होता है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इतना आसान है, फिर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है हमें तो पता होता है कि कितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं बैंक में, ये पता होता है हमें इस बात का। दूसरी बात ये कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी हमें पता होता है हम कितना परसेंट डिविडेंड दे रहे हैं, तो फिर इसमें कैलकुलेट करने वाली क्या बात है? अच्छा नंबर वन थिंग, ये इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। कॉस्ट ऑफ डेट, डेट तो हमें इंटरेस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो तो हमें पता है कि हमने कितना डिविडेंड देना है, इस तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी पता है हमें। नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? नंबर वन, एक होता है एक्चुअल और एक होता है नॉमिनल। इन दोनों में एक फर्क होता है। एक तो है कि बैंक ने आपको कहा 8% इंटरेस्ट देना है, लेकिन असल में कैलकुलेशंस के बाद आपको पता चलता है कि 8 नहीं, वो शायद इससे भी कम है या ज्यादा है। ठीक है, वो कैलकुलेशन हम एक आधी देखेंगे अभी, लेकिन बाकी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि एक्चुअल और नॉमिनल और रियल में फर्क होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इसी तरह, आपने वो कह दिया कितना डिविडेंड है, लेकिन कुछ डिविडेंड कॉस्ट, कुछ और किस्म की कॉस्ट जब आप मिलाते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ कॉस्ट होती हैं वो फिर बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअल और परसीव्ड में फर्क है या नॉमिनल और रियल में फर्क है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें कैलकुलेशन इन तीनों की, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, अलग-अलग से करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ नोइंग इट। अगर हमें पता भी हो तो हमें एक्चुअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये तीन किस्म के कैपिटल हैं तो तीन ही किस्म की कॉस्ट है। ठीक है, या तो डेट है या इक्विटी या प्रेफर्ड स्टॉक हाइब्रिड जिसको कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, हम इन तीनों को अलग-अलग से फाइंड करेंगे। बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम करते क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट अलग से फाइंड होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग से फाइंड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अलग से फाइंड होती है। कॉस्ट ऑफ डेट को हम कहते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कहते हैं केई, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को कहते हैं केपी। ये नाम कोई आसमान से नहीं उतरे, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप कई जगह पे हो सकता है इसको डिफरेंट तरीके से भी पढ़ें, बट दैट डजंट मैटर, ये यूजुअली हम यही नाम लेते हैं। तो मैं बार बार अब कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक नहीं कहूंगा, लंबा काम हो जाता है। मैं केडी, केई, केपी कहूंगा। ठीक है, तो इन तीनों के कॉस्ट हमें अलग फाइंड करने हैं। अब ये टेक्निकल काम हो जाता है, क्यों? क्योंकि डेट भी हमारे पास दो किस्म के हैं, रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट, बैंक लोन या बॉन्ड्स। ठीक है, अलग-अलग हो गए। इसी तरह इक्विटी भी हमारे पास दो किस्म की है, न्यू इशू एंड ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स। जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी पिछले शेयर होल्डर्स ने प्रॉफिट हमने इकट्ठा किया हुआ है, इक्विटी ही है वो भी। वो एक अलग इक्विटी है। इसी तरह जो न्यू शेयर्स हैं वो एक अलग इक्विटी है। प्रेफर्ड स्टॉक इन फॉर द सेक ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही होता है। ठीक है, इसमें हमें इतनी खपने की जरूरत नहीं है। तो ये दो तीन डिफरेंट कॉस्ट ऑफ डेट, दो तीन डिफरेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक प्रेफर्ड स्टॉक, ये डिफरेंट कैलकुलेट करके पहले आप एक कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, फिर एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे और फिर एक कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक निकालेंगे। अब इन ये तीन है, इन तीनों की कॉस्ट डिफरेंट है।
सवाल पैदा होता है कि हम तो एक फर्म का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जा रहे हैं, तो वो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम फिर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो वो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे वैक, आप निकालेंगे वैक, वेटेड वैक। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, आप ये नहीं करेंगे कि आपसे अगर कोई पूछे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, आप कहेंगे जी मैं तो 8% बैंक को देता हूँ इंटरेस्ट, तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है। नहीं, आपका एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी है। आप इन तीनों को इकट्ठा करेंगे और इन तीनों को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं एक आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका केडी है 8%, आपका केई किस तरह आया, ये बात की बात है जी, हमने बस निकाल लिया। आपका केई है 12% और आपका केपी है 10%। तो आपका फर्म का टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक बताएं जी। आपकी कैलकुलेशन के लिए यही है ना, आप वरना तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। आप अगर 10% का आपके पास या 11% का अगर आपके पास आ जाता है कोई प्रपोजल रिटर्न का, आप केडी सिर्फ देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, कर दो इन्वेस्ट। लेकिन अगर आप सिर्फ केई देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये तो 12% हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है। तो आपको एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। आप अब बेवकूफी क्या करेंगे, आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप बेवकूफी क्या करेंगे, जो अमूमन हम करते हैं और करते आए हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आप 8 + 12 + 10 कितना बना ये 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। जिंदाबाद। पाकिस्तानी एवरेज लेने में तुम शेर है, एवरेज ले लो जी, बीच का काम कर लो जी। तो ये तो हम शेर है वैसे, ठीक है। आपने ये हरकत की जो कि इंतहा की बेवकूफी थी। क्यों? क्योंकि केडी बेशक 8 है, लेकिन जो डेट है आपका वो है 50%। ये 50% का क्या मतलब है, 50% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास 100 रुपए हैं कैपिटल के, तो 50 उसमें से डेट है। अच्छा, इसी तरह जो केई है, दैट इज फॉर एग्जांपल 30% ऑफ द टोटल डेट, टोटल कैपिटल। एंड जो प्रेफर्ड स्टॉक है, दैट इज फॉर एग्जांपल 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। अब अकल ये कहती है कि जो कैपिटल में जिस रेशो से है, उसी रेशो से वो वैक में होना चाहिए। ये तो गलत है। सही क्या है जी, जिस रेशो से आपके कैपिटल के अंदर है वो सोर्स ऑफ, वो टाइप ऑफ फाइनेंस, वो कैपिटल की टाइप, उसी रेशो के साथ वो वैक के अंदर भी होनी चाहिए। लॉजिक, वेरी सिंपल लॉजिक, प्रोपोर्शन सिंपल मैथ्स है। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि हाँ यार बात तो ठीक है। अब जिस तरह एक बंदा अगर 20 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों को बराबर खाना दो। 20 साल वाले की हाइट वेट और है, 5 साल वाले की हाइट वेट और है, तो उनको उनकी हाइट वेट के मुताबिक, खुराक के मुताबिक ही खाना आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो डेट की परसेंटेज है इक्विटी और प्रेफरेंस स्टॉक की, उसी परसेंटेज से आपको इनको वैक में भी इंक्लूड करना है। तो वैक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, वैक का फॉर्मूला हो जाएगा 8 इंटू 50%, ठीक है। यानी 8 का आप 50% ले लेंगे, प्लस इसमें करेंगे 12 इंटू 30%। जिस प्रोपोर्शन से आप देखेंगे कि ऊपर है, उसी प्रोपोर्शन से ये नीचे भी आ रहा है, प्लस 10
यानी केपी जो है वो 10 है इंटू 20%। तो अब आप वैग निकालेंगे तो आपका वैग आएगा 8 का 50% 4 प्लस 12 का 30% कितना बनता है ये 1.2 और 3.6 और इसी तरह 10 का 20% 2। तो अब मैं कहूंगा और मैं कह सकता हूं और अब ये बिल्कुल लॉजिकल बात है दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूरी कंपनी का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों फॉर्म्स ऑफ कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करने के बाद है 9.6%। दिस इज WACC, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसका फॉर्मूला फिर बना लेते हैं भाई, फॉर्मूले याद करना आसान होता है हमारे लिए। तो WACC का फॉर्मूला बना KD इंटू डेट परसेंटेज प्लस KP इंटू इक्विटी परसेंटेज एंड सिमिलरली जी मैं बोल रही हूँ सॉरी के के हाँ जी के सॉरी के इंटू इक्विटी परसेंटेज एंड KP इंटू प्रेफर्ड स्टॉक परसेंटेज। ठीक है बेटा जी, ये है असल में WACC का फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, ये तो आपको परसेंटेज दी हुई थी, ठीक है, लेकिन अगर आपको अमाउंट दी होती, अगर आपको अमाउंट दी होती, फॉर एग्जाम्पल 25,000 ये रुपीस दिया होता और इसी तरह आपको 15,000 रुपीस दिया होता और इसी तरह आपको 10,000 रुपीस दिया होता और ये परसेंटेजेस आपको ना दी होती मिसाल के तौर पे, तो फिर आप कैसे निकालते? तो बेटा फिर भी तो सर सिंपल है। फिर हम खुद निकाल लेते हैं। हाँ Yes. शाबाश, आप तो निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये भट्ट साहब जैसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको समझ ही नहीं लगनी थी कि हमने कैसे निकालना है भट्ट साहब? तो वो कैसे निकालना था आपने? आपने डेट की परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लेनी थी। कैसे कैलकुलेट करनी थी? डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, ये डेट की परसेंटेज आ गई। Yes. ठीक है, डेट कितना है 25 और टोटल कैपिटल कितना है हमारा, अगर आप देखें तो टोटल कैपिटल हमारा बनता है 50,000 रुपीस। तो आपने क्या करना था, 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये बनना था 50%। इसी तरह इक्विटी का भी आपने किस तरह निकालनी थी परसेंटेज, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। और इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक की भी आपने कैसे निकालनी थी, प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो एक ही बात है, ठीक है, परसेंटेज गिवन हो या ना हो आप इस तरह से WACC निकाल सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं ना अब ये यहाँ पे भी आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ स्लाइड में भी, ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से भी इस फॉर्मूले को कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्लाइड में भी मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। अच्छा अब चले जी, ये तो था बेटा आपके सामने WACC, ठीक है, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? मैं ये मिटाने लगा हूं। कोई क्वेश्चंस है तो बेटा बता दें। No sir. चलें जी, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे हो गए। अच्छा अब ये मैं मिटा रहा हूँ और मैं इसको
सारे को क्लियर कर रहा हूँ। ये तो बेटा अच्छा, अब एक बिफोर आई क्लियर इट, मैं एक बात बता दूं, ये तो वैक है, ये एंड पे निकलता है। वैक निकालने के लिए आपको केडी, केई और केपी चाहिए। अब हमने देखना है ये कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि केडी, केई और केपी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, जो कि होपफुली आपने देखी है। अगर नहीं देखी तो आपको कम समझ लगेगी, देखी है तो आपको ज्यादा समझ लगेगी। तो मैं आपको बस जल्दी से थोड़ा मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, इसका चले जी, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। अब तो मैं अब ये केडी, केई और केपी जो वैक के फॉर्मूले में आता है, ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा जी केडी। केडी मींस कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेट दो किस्म का होता है। डेट कैन आइदर बी रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल डेट का और तरीका है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का, इररिडीमेबल डेट का और तरीका है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का, ठीक है। ये जो वीडियो मैंने शेयर की है, मैं आपको दोबारा एक सेकंड देख लूं कि मैंने किस नाम से, मैं बल्कि ग्रुप में उसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। और अगर हमारा लेक्चर मीनवाइल खत्म हो जाए ना, अभी वैसे 4 मिनट है, तो आप लोग रीजॉइन कर लीजिएगा। और अच्छा, फाइनेंस पेपर आपने उसका नाम, ये देखिए जी, मैंने जो वीडियो शेयर की है कॉस्ट ऑफ डेट की, वो बड़ी अच्छी वीडियो। और वो पता है किसकी है? वो मेरे जो अपने उस्ताद थे ना एसीसीए में, उनकी ये वीडियो है कॉस्ट ऑफ डेट की। एक मिनट, हाँ, ये मैं ना इसको ग्रुप में व्हाट्सएप पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा जरा। ये जो वीडियो है ये बेहतरीन वीडियो है कॉस्ट ऑफ डेट की। और ये कितने मिनट की वीडियो है ये आप बाद में भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ये मेरे अपने उस्ताद थे जी एसीसीए में, शोएब याकूब साहब, उनकी ये वीडियो है। ये 20 मिनट की, तकरीबन 21 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और आप ये वीडियो यस देख सर, ये लीजिएगा। देखी है। देख ली है? यस सर, देख चलें ली जी, है। वेरी गुड। मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ, रिडीमेबल का मतलब है वो डेट जो आपका कभी वो कभी ना कभी आपकी वापसी हो जाती है उसकी, और इरिडीमेबल डेट जिसकी वापसी नहीं होती है। तो जो इरिडीमेबल डेट है, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला हम लगाते हैं परपेचुटी का। ये उस वीडियो में बहुत डिटेल में है, ये मार्क कर ले बेशक आप कहीं पे कि कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मैंने वो वीडियो देखनी है, उसमें सारा कॉस्ट ऑफ डेट ए टू जी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें परपेचुटी एक आपने पढ़ा होगा चौथे सेमेस्टर में, एक ऐसा कैश फ्लो जो हमें ताक़यामत मिलना होता है, उसका फॉर्मूला लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। और जो रिडीमेबल है उसमें हम आईआरआर यूज करते हैं, ठीक है, आईआरआर यूज करते हैं रिडीमेबल के लिए। ये भी आपने चौथे सेमेस्टर में या चौथे में, 8वें में पढ़ा है, चौथे में पढ़ा है आईआरआर? यस सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। मेरा ख्याल है शायद मैं नहीं पढ़ाया था आपको 8वें में शायद। चलें जी, जब भी पढ़ाया था, जिसने भी पढ़ाया था, आईआरआर आपको फाइंड करना है रिडीमेबल के लिए। और आपको परपेचुटी का फॉर्मूला लगता है और इरिडीमेबल डेट, ओके। तो जो आईआरआर आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होगा फॉर रिडीमेबल डेट। परपेचुटी के फॉर्मूले के बाद जो आपका आर आता है, परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो इसमें आपको परपेचुटी भी गिवन है, कैश फ्लो भी गिवन है। परपेचुटी डिवाइडेड बाय कैश फ्लो कर लेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से, यानी परपेचुटी क्या है आपकी इंटरेस्ट, और कैश फ्लो क्या है मार्केट वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज कर दूं, मैं चलकारी देता हूं, उस वीडियो के अंदर भी मौजूद है। तो देखें, अगर आपको परपेचुटी के फॉर्मूले से आर निकालना है तो आर इज इक्वल टू परपेचुटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, विच इज, परपेचुटी क्या है? इंटरेस्ट, और कैश फ्लो आपने क्या दिया? उसकी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू थी वो आपका कैश फ्लो था। तो ये फॉर्मूला बन जाता है
ये जो मैं ये इतना हिस्सा, एक मिनट, ये वाला हिस्सा बेटा, ठीक है, इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू वाला, ये आपका आर आ जाता है। ऑब्वियसली ये पॉइंट में आएगा, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज बन जाता है। अच्छा, एक और अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, गलती भाई, अजीम गलती जो आप करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह कल के पेपर में भी, वो ये करते हैं कि आप लोग फॉर्मूले में जब वैल्यूज आती हैं तो वो पॉइंट में आती हैं। आप एक जगह पे उसको पॉइंट में रहने देते हैं, अगली में उसको परसेंटेज यानी 10 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 0.1 है तो 0.1 को फॉर्मूले में एक जगह आपने 0.1 यूज किया और अगले ही स्टेप में उसको 10 कर दिया, तो वैल्यू टोटली डिफरेंट हो जाती है। आप एक रूल याद रखें, आप परसेंटेज को हमेशा पॉइंट्स में लें, ठीक है। 0.1 10% का मतलब है 0.1, जो आखिरी आंसर हो, फाइनल आंसर हो, सिर्फ उसको परसेंटेज में कर। यानी अगर आपका आखिरी आंसर आता है, जिस तरह हमारा 9.6 था ना, हमारा आंसर आता है 0.096, तो इसको मैं कह दूंगा जी 9.6%। बाकी आप सारी कैलकुलेशन याद रखें पॉइंट्स में करें, और सिर्फ आखिरी जो कैलकुलेशन है उसको आपने इनटू 100 करके परसेंटेज शो करना, वरना आप घूम जाएंगे इधर उधर, खाना खराब कर देंगे अपना भी और मेरा भी, सबका। दाउड बेस्ट। अच्छा, केडी की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको परपेचुटी का फॉर्मूला बताया था। तो किस तरह परपेचुटी से आर निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, या आप आईआरआर निकाल लेंगे। वो आईआरआर का फॉर्मूला वो उसके साथ एग्जांपल के साथ उस वीडियो के अंदर मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप उसमें भी आईआरआर निकालने का फॉर्मूला देख सकते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट था आफ्टर टैक्स केडी का, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आफ्टर टैक्स केडी, इसमें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बड़े आराम से प्यार से समझाया था एक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स शीट, याद है? वो टैक्स शीट का कॉन्सेप्ट कहा था कि ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलती है। ये वैसे उस वीडियो में भी मौजूद है, लेकिन मैंने भी आपको यही एग्जांपल टैक्स शीट का ऑलरेडी कराया हुआ है। और उससे होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे बैंक कहता है कि आप 8% देंगे इंटरेस्ट, मैं 8% पे रजामंद हो जाता हूँ, मैं देता 8% ही इंटरेस्ट हूँ, लेकिन मुझे उस इंटरेस्ट को देने की वजह से कैलकुलेशन के बाद वो हमने बात की थी कि इतना परसेंट टैक्स भी बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई 10 रुपए 20 रुपए जो के केडी का 1% बनता है, 2% बनता है, 2% मुझे टैक्स की सूरत में सेविंग हो जाती है। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरा केडी कितना है, तो मैं कहूंगा मेरा केडी वैसे तो था 8%, लेकिन मैं इसको करूंगा आफ्टर टैक्स, यानी इनटू 1 माइनस टी, एंड टी इज टैक्स रेट। तो KD इज इक्वल टू 8, और अगर टैक्स रेट हमारा 30% है, इंटू 1 माइनस 0.3, याद रखिए, देखा 30% का मतलब क्या है, 0.3। अब यहाँ पे आपने क्या करना था, 1 माइनस 30 माइनस 29 इंटू 8, ये पता नहीं माइनस कितना 100 बन जाना था, तो वैल्यू आपकी टोटली उटपटांग सी वैल्यू आ जानी थी। तो 1 माइनस 0.3 यानी 8 इंटू 0.7, तो KD बनेगा जी 5.6। असल में मुझे हकीकी तौर पे रियल टर्म्स में, एक्चुअल टर्म्स में 5.6 देना पड़ रहा है। 8 मैं दे रहा था, लेकिन मुझे 2.4% का फायदा हो रहा है टैक्स शील्ड की वजह से, तो मुझे असल में KD देना पड़ा है 5.6। तो ये एक आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस वीडियो के अंदर भी मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा। केडी आपने बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, 2 तरीकों से फाइंड करना होता है। 1 इररिडीमेबल डेट का थ्रू द परपेचुटी फॉर्मूला, और दूसरा आपका रिडीमेबल डेट का थ्रू आईआरआर फॉर्मूला। अच्छा, फिर एक तीसरा बैंक लोन का भी मैं आपको बता देता हूँ, वो तो बहुत ही सिंपल है। बैंक लोन का केडी आपने कैसे फाइंड करना है, आपको जहां पे इंटरेस्ट रेट गिवन है, बैंक लोन में आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है, फॉर एग्जांपल 8% या 10%, मेरा इंटरेस्ट रेट है 10%, अब दिस इज गिवन टू मी, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको 1 माइनस टी कर दूंगा। अगर टी हमारा 30 है, तो केडी आफ्टर टैक्स मेरा आ जाएगा 10 इंटू 0.77%। ठीक है, बैंक लोन का उससे भी आसान होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी उस वीडियो के अंदर मौजूद है, एक दफा वो वीडियो कॉस्ट ऑफ डेट की मैंने वो आपको मार्क भी किया, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है।
तो केडी के लिए वो वीडियो इज मोर देन इनफ। तो केडी को मैं यहाँ पे अरेज कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर केडी से रिलेटेड बेटा तो आप कर सकते हैं। चले जी, नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं के ई की तरफ। के ई को यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी फाइंड करने के दो तरीके हैं। KE can either be found through DVM, dividend valuation model, or through CAPM, capital asset pricing model। ठीक है, दो के इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वीडियोस भी आप ऑब्वियसली देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दोनों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अगर आपको याद हो, ये आपने स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा होगा चौथे सेमेस्टर में, और उसमें आपने एक वैल्यू होती थी पी नॉट। आपको याद है जी, पी नॉट एक वैल्यू होती थी। यस सर, याद है। पी नॉट का एक फॉर्मूला होता था, डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। ये एक फॉर्मूला होता था पी नॉट का। आप इस पी नॉट के फॉर्मूले में ही आर फाइंड कर लें। आर क्या है? आर इज बेसिकली के ई। तो जब आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे, पी नॉट को उधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा के ई माइनस जी, यानी इस पूरे को उधर ले गए ना नीचे से, इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। अब आपको तो चाहिए के ई, तो सॉरी ये पी नॉट भी है डिवाइडेड बाय ना, ये पी नॉट को आप इधर ले गए थे के ई माइनस जी की जगह। तो के ई का फॉर्मूला फिर क्या बना, ब्रैकेट डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय पी नॉट। ये ब्रैकेट बड़ी क्लोज हो गई यहाँ पे। इस सारे का जो आंसर आएगा इसमें आप कर देंगे प्लस जी। तो ये फॉर्मूला है जी के ई का यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। इसमें डी नॉट क्या होता है? द लेटेस्ट डिविडेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, डी नॉट क्या है? द लास्ट डिविडेंड विच वाज पेड और अनाउंस्ड। ठीक है, डी नॉट इज इक्वल टू द लेटेस्ट डिविडेंड। जी क्या है? ग्रोथ रेट। अच्छा, ये आपको ना पेपर में गिवन होगा ग्रोथ रेट, क्योंकि इतना हमारे पास ना टाइम है और ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। ग्रोथ रेट आपको गिवन होगा। और पी नॉट क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये भी आपको गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सारी चीजें गिवन होंगी, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। ये फॉर्मूले का बस ध्यान रखिएगा, पहले आपने 1 प्लस जी करना है, उसको डी नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको पी नॉट से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको जी के साथ हम प्लस कर देंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको करा भी देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका डी नॉट एक मिनट, फॉर एग्जांपल आपका डी नॉट जो है वो है 2 रुपीज, और ग्रोथ आपकी है 5%, और आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है दैट इज 20 रुपीज। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपने क्या करना है, के ई फाइंड करना है। सो के इज इक्वल टू डी नॉट, डी नॉट क्या है 2 इंटू 1 प्लस जी क्या है। हाँ, अब यहाँ पे 5 नहीं करना। अब आपको समझ लग रही है जो मैंने बात की थी, 5 नहीं करना, 0.05। ये गलती ना कीजिएगा, बहुत बड़ा ब्लंडर होता है ये। खैर ऑनलाइन पेपर में आप कभी गलती करते तो नहीं, माशाल्लाह परफेक्ट पेपर होता है। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हो कि जिसका आप सब छापा मारे उसी ने गलती की हो। ध्यान रखिएगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट क्या है जी? पी नॉट है हमारा 20, बड़ी ब्रैकेट क्लोज,
और इस सब के साथ हम प्लस कर देंगे g विच इज 0.05। तो अगर आप इसको अब सॉल्व करें तो ये बनता है 15.5%। 1 प्लस 0.05 यानी 2 इंटू 1.05 कितना बनता है 2 पॉइंट। पहले आप करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, ये ब्रैकेट बनेगी 1.05। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप चले कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों का सवाल बच जाएगा। प्लस 20, अब 2 इंटू 0.5 बताएं क्या बनता है जी। सर प्लस 0.05 नहीं है। हाँ वो तो है, चले वो तो सॉरी प्लस 0. हाँ मैंने 20 कर दिया, सॉरी सॉरी। अच्छा ये अब बताएं जी मुझे 2 इंटू 1.05 कितना बनता है 2.1 डिवाइडेड बाय 20। ये जो आंसर आएगा इसमें आपने प्लस करना है 0.05। तो 2.1 डिवाइडेड बाय 20 कितना बनता है बता दें जी। 0.105 plus 0.05 and KE is equal to, therefore KE is equal to 0.155। यहां तक आंसर। अब फाइनल आंसर जिस तरह मैंने आपको बताया वो परसेंटेज में कर दें तो ये बन जाएगा 15.5%। ठीक है जी, ये KE फाइंड हो जाता है हमारा यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ओके, इज इट फाइन? यस सर। चले जी, अब मैं इसको फिर क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब कैपम की तरफ बढ़ते हैं हम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नहीं है जी। नो सर। अच्छा, KE फाइंड करने का दूसरा तरीका है कैपम। यार ये बड़ा मजे का मॉडल है, ये ना सिर्फ KE फाइंड करने का है, ये किसी भी एसेट की प्राइसिंग का भी फॉर्मूला है। इस पे बेतहाशा रिसर्च भी हो चुकी है, शायद आप में से कोई आगे एमफिल में ये थीसिस जब रखेंगे इस पे रिसर्च करे तो, लेकिन ये इंतहा का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा इजी समझने वाला है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ना कई टीचर्स इसको नहीं कराते क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन समझे जरा इसको, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सी कॉस्ट है जो शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी, लेकिन शेयर होल्डर अगर एक नेचुरल फिनोमिना है, असम्पशन है कि द इन्वेस्टर इज नेचुरली रिस्क एवर्स। इन्वेस्टर इज नेचुरली रिस्क एवर्स। इसका मतलब है कि लोग बाय डिफॉल्ट उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पे रिस्क मिनिमम है, जीरो है। जीरो तो नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन मिनिमम है। तो लोग अमूमन उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे रिस्क मिनिमम है। अब ऐसी जगह या ऐसी सिक्योरिटीज जहां पे रिस्क मिनिमम होता है उनको हम कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पे रिस्क जीरो होता है, जीरो तो नहीं यानी मिनिमम होता है, इनको हम कहते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। और वो कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो रिस्क फ्री हो सकती हैं बेटा? वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ये बड़े आराम से आपने मेरे साथ चलना है, सुनना इस बात को। बड़ी मजे की बात है ये कैपम की, बड़ी मजे की कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है, बड़ी मजे की स्टोरी है। तो ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में अमूमन लोग इन्वेस्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट। उनको जब मौका मिलेगा वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो रिस्क फ्री होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी बात क्लियर होगी क्यों होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती।
जितनी भी बुरी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान को हम 40 साल से सुनते आ रहे हैं अभी डिफॉल्ट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होता। इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है जी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर वो डिफॉल्ट हो भी जाए तो उनके पास एसेट्स इतने ज्यादा कि वो बेच के पैसे पूरे हो सकते हैं इजीली। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द लीस्ट रिस्की सिक्योरिटीज। अब बाय डिफॉल्ट हमेशा इन्वेस्टर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? हमेशा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, और रिस्क फ्री सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी मार्केट में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क सबसे कम है। तो उस रेट को जिस पे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इंटरेस्ट या रिटर्न दे रही होती हैं, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिस पे रिटर्न दे रही होती है, उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। उसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट, या उसको शॉर्ट में हम आरएफ भी कहते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज पे जो रिटर्न दे रही है दैट इज 5%। नाउ दिस 5% इज द रिस्क फ्री रेट। बाय डिफॉल्ट सब लोग इस बात पे आमादा होंगे, इन्वेस्टर्स, कि हम 5% ले लेंगे, जो कि बहुत कम है, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनको 5% से कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, यानी मिनिमम तो 5% अब आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज 5% दे रही हैं। तो बीइंग अ कंपनी आपको अपने शेयर्स पे 5% से थोड़ा सा, यानी इक्विटी पे 5% से तो ज्यादा ही देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई ना? तो इससे ऊपर जो आप देंगे, प्लस जो मैंने लिखा है रिस्क फ्री से ऊपर, इसको हम कहेंगे रिस्क प्रीमियम। यानी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का आपको एक रिस्क पे प्रीमियम मिलेगा, जिसको आरपी कहते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जी आपने 3% दे दिया, लोग इस पे राजी हो जाए, अगर हो गए तो 3% आप ऊपर देंगे। तो इस केस में आपका केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितनी देनी पड़ेगी लोगों को? 8%। 8% देंगे तो लोग आपके पास इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं। और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारी केई होगी, यानी वो कॉस्ट जो कि रिस्क फ्री से ऊपर, यानी प्रीमियम को ऐड करने के बाद हमें मिल जाती है, दैट इज 8%। 5% तो आपको देना ही देना है, ऊपर कितना देना है? 3%। अब ये 3% कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल मार्केट में बेटा जी, मार्केट में 8% रेट जो है वो कम से कम इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको देना पड़ता है। यानी इक्विटी वाले जो दे रहे हैं वो मिनिमम 8% दे रहे हैं, यानी 8% तो आपको देना पड़ेगा। ऊपर माइनस इसमें से कर देंगे आप 5%, यानी 5 तो आप दे रहे हैं, 8 के ऊपर कितना देना पड़ेगा? रिस्क फ्री। तो बेसिकली ये एक सिंपल बात है, अगर ये नहीं भी समझ लगती तो इट्स ओके। इसको हम कहते हैं द रेट आरएम, मार्केट का जो रेट है इक्विटी का, डिवाइडेड बाय माइनस आरएफ, जो रिस्क फ्री रेट आपको देना पड़ेगा, यानी ऊपर कितना देना पड़ेगा। तो ये हम ऊपर वाला ना भी फाइंड करते, हमें वैसे ही पता होना था कि रिस्क प्रीमियम कितना है। तो आरएम फॉर एग्जांपल अगर 8 है, इस सूरत में ये कोइंसिडेंटली 8 और 8 मिल गया, वरना ये मिलते नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। और रिस्क फ्री आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, वो 8% है, 5% है। इस सूरत में 5 + 3 = 8। ये आपका आना था केई। तो केई क्या है? ये सबसे जरूरी बात अब गौर से सुने। रिस्क फ्री आपको मिनिमम देना है, इसके ऊपर आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 3% देना पड़ेगा, ये रिस्क प्रीमियम है। तो 5 जो मिनिमम देना है प्लस 3 जो ऊपर देना है, 8% लोगों को देना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बना जी? फॉर्मूला बना KE = ये जो मैंने लिखा है RF प्लस रिस्क प्रीमियम, और रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? RM - RF।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। आरएम भी गिवन होगा, मार्केट डिमांड, मार्केट रेट। आरएफ भी गिवन होगा आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करना। एक आखिरी बात जो सबसे जरूरी बात, भाई ये 8% किसको देना है? कंपनीज को। क्यों? लोगों को रिस्क फ्री से अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि 5% था। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 8% मुझे ऑफर किया है पेप्सी इंटरनेशनल ने, और 8% ही मुझे ऑफर कर रही है गोरमे, विच इज अ वेरी लोकल कंपनी, यानी पाकिस्तान पूरे में भी नहीं है, लाहौर में खास तौर पर या गिरदोनवा में है। अब मुझे गोरमे भी 8% ऑफर कर रही है, पेप्सी भी, तो ये तो नाइंसाफी है। और नाइंसाफी क्या, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं गोरमे को कहूंगा कि भाई 8% तो मुझे पेप्सी ऑफर कर रही है, तो तुम मुझे 8 से ज्यादा दो। तो गोरमे कितने पे आप मानेंगे जी? गोरमे पे मैं अगर 10 कहूँ, आप में से आधे ज्यादा कहेंगे नहीं सर 10 भी बहुत कम है। अगर पेप्सी 8 दे रही है जो इंटरनेशनल कंपनी है, गोरमे 10 दे तो कम है। कितना 12 दे दे तो ठीक है, आप सोचने लग जाएंगे चलो यार 13 दे दे, आप कहेंगे हाँ सर अब ठीक है। तो गोरमे को तो 13% देना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह पेप्सी को 8% देना पड़ेगा। फिर एक और दरमियानी कंपनी है कोई, फॉर एग्जांपल, जो कि गोरमे से बड़ी है लेकिन पेप्सी से छोटी है, तो उसको 8 और 13 के दरमियान देना पड़ेगा। तो बेसिकली हर कंपनी का अकॉर्डिंग टू देयर साइज, देयर पास्ट, देयर फाइनेंशियल स्टेटस, एसेट्स एक्सेट्रा, एक अपना रिस्क फैक्टर होता है। हर कंपनी का एक रिस्क फैक्टर होता है, और हर कंपनी का रिस्क फैक्टर डिफरेंट होता है दूसरी से। और इस रिस्क फैक्टर को हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। बीटा सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मैयर होता है बीटा, और ये हर कंपनी का अलग होता है उनके हालातों वाकयात के मुताबिक। तो हर कंपनी का भी रिस्क अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं इस वैल्यू के अंदर, तो हम ये जो रिस्क प्रीमियम होगा, RM माइनस RF, रिस्क प्रीमियम तो था सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री से इक्विटी, यानी किसी भी इक्विटी में आने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा प्रीमियम। लेकिन प्रीमियम भी, अब हर इक्विटी के लिए प्रीमियम सेम थोड़ी होगा। छोटी कंपनी के लिए ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, बड़ी के लिए थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो लेस रिस्की है। तो उसके लिए हम ये जो वैल्यू आएगी दरमियान वाली, RM माइनस RF, यानी कि रिस्क प्रीमियम की जो वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंपनी के बीटा के साथ। तो अब जो आपके पास फॉर्मूला आया, दैट इज अ परफेक्ट फॉर्मूला व्हिच इज रिस्क एडजस्टेड फॉर द कंपनी। तो ये फॉर्मूला है केई का, यानी इतना आपको अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए देना पड़ेगा। अब इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें, या एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें, एक सिचुएशन है जिसमें रिस्क फ्री जो है वो 3% है, और जो मार्केट रेट ऑफ डिमांड है दैट इज फॉर एग्जांपल 10%, और जो बीटा इस कंपनी का दैट इज 1.5। ये परसेंट नहीं है, बस 1.5 में होता है, ठीक है। ये आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी, आपको फाइंड क्या करना है? कैपम के जरिए के। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला डालेंगे के का, कैपम वाला। रिस्क फ्री कितना है जी? रिस्क फ्री 3 कर लें या 0.3 कर लें, ठीक है, चले 0.3 कर लें आपके आसानी के लिए, जो मैंने आपको बताया। सर 0.03 होता है। हाँ 0.03 सॉरी। वैसे इसमें अगर ना भी करें ना, क्योंकि ये सारे परसेंट में, लेकिन आप इस बात को ना कंफ्यूज करें, आप 0.03 करें। 0.03 प्लस बीटा कितना है जी? 1.5 ब्रैकेट में RM 10 यानी 0.1 माइनस RF 0.03। तो अगर इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करें तो KE इज इक्वल टू 13.5। क्या आएगा? 0.135, 0.135। यस विच सर। इज इक्वल टू 13.5%। ये आपका KE आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चंस? यस सर। तो ये देखें, ये तो केई भी हो गया। केई तो मैंने ही आपको करा दिया, वो तो वीडियोस देखने की आपको जरूरत भी नहीं है। केडी की बस आपने वीडियोस देखनी है, याद रखिएगा। केपी उससे भी छोटा है, वो भी आपको करा देता हूँ। तो वो बैक मैंने आपको वैसे ही करा दिया। ये तो बड़ा इजीली मारा होगा। ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको भी देख लीजिएगा। बल्कि आप वाला क्या कीजिएगा, सिर्फ इस वीडियो को और जो वो केडी की वीडियो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के लिए बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा आप प्रेफर्ड स्टॉक की भी देख लीजिएगा वीडियो, जो ऊपर वाला प्रेफर्ड स्टॉक था उसकी भी। ठीक है, तो ये बस 5 मिनट का मेरा ख्याल हमारा लेक्चर रह गया। मैं आपको केपी करा देता हूँ। ठीक है जी, एक सेकंड में स्लाइड खोलूं। चलो जी, अब इसको खत्म करते हैं, इस चैप्टर को। केपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इजी है जी केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। क्यों इजी है? ये है एक परपेचुइटी। प्रेफर्ड डिविडेंड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इररिडीमेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, एंड इररिडीमेबल मींस परपेचुइटी। और परपेचुइटी का मतलब क्या है? आपने सिंपली परपेचुइटी का फॉर्मूला डालना है आर फाइंड करने के लिए। तो वो क्या था फॉर्मूला, दोबारा आपको बता देता हूँ जी। परपेचुइटी का फॉर्मूला कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, और आर इज इक्वल टू परपेचुइटी डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। और इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, तो आर बन जाएगा केपी और परपेचुइटी बन जाएगा डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड। ठीक है जी, प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसमें सिंपल एक ही फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ एक चीज देखने वाली है कि प्रेफर्ड डिविडेंड क्या है। बेटा याद रखिएगा कि जो प्रेफर्ड डिविडेंड है, दिस इज एक्चुअली अमाउंट, नॉट परसेंटेज। याद रखिएगा, गलती क्या करते हैं बच्चे, परसेंटेज ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि प्रेफर्ड डिविडेंड इज 10% एंड मार्केट वैल्यू इज 100, तो अमाउंट बनती है 10। अब यहाँ पे क्योंकि अमूमन क्लास में एग्जांपल 10 और 100 की दी जाती है, तो अमूमन क्या होता है कि परसेंटेज और अमाउंट सेम निकल आती है, तो इसीलिए बच्चे समझते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। बट अगर मैं कह दूं जी मार्केट वैल्यू इज 90, ये पार वैल्यू, सॉरी पार वैल्यू की बात करो ना, तो पार वैल्यू पे हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट होती है। पार वैल्यू इज 90, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड डिविडेंड, एक प्रेफर्ड स्टॉक का 8% है, इसकी पार वैल्यू 50 है और मार्केट वैल्यू इसकी 25 है। बताएं जी केपी क्या है? तो केपी इज इक्वल टू प्रेफर्ड डिविडेंड क्या 8? नहीं, आपने लेना है 8% ऑफ 50 विच इज 4 डिवाइडेड बाय, अब मार्केट वैल्यू पावर वैल्यू साफ लिखा हुआ मार्केट वैल्यू जो कि है 25। तो ये कितना आता है जी, जरा मुझे बता दें। इतना कम वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन चले आ गया। क्या है जी? 0.16 हाँ जी, 0.16 0.16 0.16। यस सर। ये ठीक है फिर 0.16
1/6 which is 16%. क्या आ गया केपी? ठीक है, तो ये था बेटा केपी और वैक आपको पहले ही मैंने बता दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तीनों फाइंड करने सीख लिए, केडी, केपी एंड केई। आपने अब सवाल पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा रिडीमेबल है इरिडीमेबल है? तो बेटा वो वैसे ही आप लोगों को इतनी सेंस अब हो जानी चाहिए कि खत्म हो रहा है ये या नहीं, यानी अगर बॉन्ड है तो वो इरिडीमेबल है, वो रिडीमेबल है, जाहिर बात है। बैंक लोन जो है वो रिडीमेबल है, बॉन्ड भी रिडीमेबल वाला। और इसके अलावा आपको ऐसी कोई ना कोई हिंट होती ही है पेपर के अंदर जिससे आपको पता चल जाता है कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल। ठीक है, पहली बात है। दूसरा कि हमने कैपम यूज करना है या डीवीएम यूज करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर सिंपली है अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा के अंदर। अगर आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना हुआ तो आपको फिर इंफॉर्मेशन भी डिविडेंड से रिलेटेड दी जाएगी। अगर कैपम यूज करना है तो आपको इंफॉर्मेशन भी रिस्क फ्री रेट से रिलेटेड दी जाएगी। तो वो आपको इंफॉर्मेशन से ही पता चल जाएगा कि सर हमसे कैपम मांग रहे हैं या डीवीएम मांग रहे हैं। तो कि मेरी कोशिश होगी पेपर में इसको गिवन हो, लेकिन अगर ना भी हो तो बेटा ये कॉमन सेंस है, एक ही होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं इतना पेपर में, तो आई मीन तैयारी का इतना टाइम नहीं है, तो मेरी कोशिश होगी आपको एक ही दूं, वरना मैं अमूमन दोनों ही देता हूँ मेथड यूज करने। तो मैं आपको कोशिश करूंगा एक ही मेथड। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह आपने बेटा तीनों वो फाइंड कर लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। वैट के लिए आपको वो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपने सिंपली क्या करना है, वैट फाइंड कर लेना है और दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनी क्वेश्चंस? वी आर डन विद दिस चैप्टर। एनी क्वेश्चंस इफ एनी? और अब आपने करना क्या है, आपने अब तैयारी क्या करनी है, वो लेक्चर जो पिछले थे वो तो देखने ही है। चौथा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था रिवाइज्ड। एक प्रेफर्ड स्टॉक की डिविडेंड की वीडियो है, प्रेफर्ड स्टॉक की वैसे मैंने आपको बता तो दिया है, वो भी शायद आप ना देखें वीडियो, उसकी देखने की ऐसा जरूरत नहीं, कन्वर्टेबल बॉन्ड की भी जरूरत नहीं है। आपने ये वाला चैप्टर जो है, ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, ये आपने देखनी है नंबर 1। ये मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपलोड हो जाए, तब तक आप बाकी देख लीजिए। और साथ ही इसमें ही आपने केडी के लिए वो वाली वीडियो देखनी है 20 मिनट की। तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, ग्रुप में अवेलेबल हूँ। ठीक है, पर्सनली भी चैट में अवेलेबल हूँ, ग्रुप में भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँगा। तो आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह होगा कि एक क्वेश्चन होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और इसके अलावा ज्यादातर थ्योरेटिकली होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे ज्यादातर। और ये कितने नंबर का आपका पेपर? 40 का है ना? हाँ, तो आपके कह लें 12 से 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स का मैक्सिमम, और बाकी 15 से 18 मार्क्स की आपकी 15 से 18 नहीं सॉरी 20 से 25 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। चलिए काम करते हैं हम ना इस क्वेश्चन को, अब ये क्योंकि आपको इजी हो गया थोड़ा बड़ा कर देंगे, मैं दोनों फॉर्मूले पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, तो चले इस तरह का बेटा आपका पेपर पैटर्न होगा, एक न्यूमेरिकल होगा, बाकी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। सर एमसीक्यूज नहीं हो सकते शॉर्ट क्वेश्चंस की बजाय? हाँ जी, एमसीक्यूज नहीं हो सकते शॉर्ट क्वेश्चंस की बजाय? नहीं बेटा, मैं एमसीक्यू ना ऑनलाइन पेपर में नहीं देता, क्योंकि मैं इतना भी अब बेवकूफ तो नहीं होना। बेवकूफ आई मीन सबको ही पता होता है, लेकिन मैं इतना भी अब दयालु नहीं हूँ कि आपको एमसीक्यूज दे दूँ सारे, आप एमसीक्यूज जो है ना गूगल करके या इधर देख के पूरे पूरे नंबर मैं वैसे ही ज्यादा दे देता हूँ। तो ऑनलाइन जो व्हाट्सएप वाला पेपर होता है ना, उसमें मैं एमसीक्यूज नहीं देता हूँ, जो देने भी नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट।